बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा और आपका अवामी राब्ता मज़ीद तगड़ा हो। आज की सबसे बड़ी ख़बर और सबसे अहम ख़बर जिसे हमें सपोर्ट भी करना चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हमाद अज़हर के घर अफसोस के लिए गए। उन्होंने वहाँ पर जाकर फ़ातिहा ख़्वानी की। आपके इल्म में होगा कि हमाद अज़हर के वालिद मियाँ मोहम्मद अज़हर, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, वफ़ात पा चुके हैं गुज़िश्ता रोज़। तो आज ख्वाजा साद रफ़ीक उनके घर में गए, वहाँ फ़ातिहा ख़्वानी की और ये मैसेज दिया कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद हम सब इंसान हैं, उससे पहले मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, तो हमें एक दूसरे के दुख सुख में एटलीस्ट शरीक ज़रूर होना चाहिए। बिलखुसूस अगर आप खुशी में ना भी शरीक हों तो दुख में ज़रूर शरीक हों। तो ये एक अच्छी रवायत है। इस पर मेरा नहीं ख्याल कि किसी को पॉइंट स्कोरिंग करने की ज़रूरत है। अक्सर हमारे जो दोस्त हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये ख़ुद तो आपस में मिल के रहते हैं लेकिन हमें लड़ा देते हैं या हमें आपस में लड़वा देते हैं। तो भाईजान, बात ये है कि आप क्यों लड़ते हैं? आप अपने पार्टी कायद के साथ खड़े रहें। आप चाहे आपका पार्टी कायद नवाज शरीफ है, इमरान खान है, शहबाज शरीफ है, जरदारी है, जो भी हैं, आप उनके साथ खड़े रहें, आप उनके नज़रिए के साथ खड़े रहें। आप किसी खातून टिकटॉकर के पीछे लगकर कोई फ़जूल किस्म की गुफ्तगू या लच्छेदार तकरीर मत करें, ठीक है? आप आम पाकिस्तानी के जो मसाइल हैं आप उस पर एक नज़रिया रखें और स्टैंड ले लें और यकीन महकम के साथ खड़े हो जाएं। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की आज जो इनके घर आमद हुई है, यकीन करें मुझे खुशी हुई है कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद की किरण है कि हम बेहतरी की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का जो बिहेवियर है या जो उनके अंदर एक चेंज आई है, वो मैं देख रहा हूँ 8 फरवरी 2024 से चेंज आई है। सबके इल्म में है कि इलेक्शन में क्या कुछ हुआ, कैसे मामलात रातों रात बदल गए। ये अपॉर्चुनिटी गालिबन ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी उठा सकते थे, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने ग्रेस दिखाई और उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम की। ख्वाजा साद रफ़ीक की जीत का मतलब ये था कि उनको मिनिस्ट्री मिलनी थी। खाली उन्होंने एक MNA नहीं बनना था, उनको बाकायदा मौजूदा कैबिनेट में मिनिस्ट्री मिलनी थी। तो एक शख्स अगर अपने आप को पॉलिटिकली वाकई एक मैच्योर, सीजन्ड और एक ग्रेसफुल पॉलिटिशियन के तौर पे प्रेजेंट करता है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो। हत्ता कि मैंने एक प्रोग्राम किया था आज से तकरीबन 2 साल पहले, जिसमें एक स्कूल की प्रिंसिपल थी, रेलवे स्कूल था गालिबन। तो उस वक्त ख्वाजा साहब जो थे वो रेलवे को लीड कर रहे थे, जब मेरा ख्याल है PDM पार्ट 1 थी, अगर मुझे जितना भी याद है। तो उसमें वो खातून काफ़ी उन्होंने अपने मसाइल डिस्कस किए थे। तो ख्वाजा साहब ने मुझे भी कहा था कि तुम गलत बयानी कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। मैसेज आया था तो मैंने ख्वाजा साहब को कहा था कि ख्वाजा साहब, अगर ये गलत बयानी है या ये झूठ है तो मैं आपका मुजरिम हूँ। तो उसके बावजूद मैं ख्वाजा साहब को आज सैल्यूट पेश करता हूँ। ये अच्छी रवायत है। देखें, जहाँ हम सहाफ़ी, यूट्यूबर्स जो मर्ज़ी समझ लें, हम गवर्नमेंट पे तनकीद करते हैं, नून लीग पे, PTI पे, PPP पे, अगर उनकी तरफ से कोई अच्छी रवायत डाली जाए तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा व्यूअर्स, आज की जो दूसरी खबर है वो भारत से रिलेटेड है। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। आपको पता है ग्रुप जो है ये एक आर्टिफिशियल टूल है, इससे आप कोई भी सवाल करें आपको आंसर दे देते हैं। और रज़ा रोमी जो एक नहायत इंटेलेक्चुअल और डिसेंट सहाफ़ी हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, उन्होंने भी इसे रीपोस्ट किया। अच्छा, इसमें एक इंडियन जो हैं वो ग्रुप से सवाल करते हैं कि भारत की कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसके फॉलोअर्स इंतहाई फजूल हैं। तो ग्रुप अब क्या जवाब देता है बाकायदा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी BJP स्टडीज लाइक अ BBC एनालिसिस, यानी BBC ने भी इस पर एनालिसिस किया, वो इसका हवाला दे रहा है। शो देयर सपोर्टर्स शेयर मोर फेक न्यूज़, यानी इनके जो सपोर्टर्स हैं झूठी खबरें शेयर करते हैं। इंडिकेटिंग हायर ससेप्टिबिलिटी फॉर मिस इन्फॉर्मेशन, जो बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन की तरफ उसका रुझान होता है, यानी सारा दिन झूठ झूठ झूठ। ये मैं नहीं कह रहा, ये ग्रुप कह रहा है। अच्छा, कैंडिडेट एजुकेशन लेवल्स आर आल्सो रिलेटिवली लोअर पर ADR डाटा, यानी भारत में भी ग्रुप पर पाबंदी लग जानी है। क्योंकि जब इससे सवाल किया जाए कि कौन सी सियासी जमात के फॉलोअर सबसे ज़्यादा डम्ब हैं यानी बेवकूफ़ हैं, तो वो कहता है BJP। अच्छा, दूसरा सवाल जो ग्रुप से पूछा गया है कि ग्रुप मुझे ये बता,
भारत की कौन सी सियासी जमात डैश है। मैं गाली नहीं दे सकता क्योंकि माए बहनें बेटियाँ ये प्रोग्राम देखती हैं, वैसे भी ना मैं दूँ। अच्छा, गुरु कब क्या कह रहा है, वो कह रहा है भाई तेरी डिस्क्रिप्शन के लिहाज से ये सारा मैं आपको चला रहा हूँ, बीजेपी है। क्योंकि मोदी जी जो है ना सारा दिन झूठ 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 बोलते हैं, एक इकोनॉमी पर और एक कोटा सिस्टम पर वो सारा दिन अपनी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इस लिहाज से भारत की सबसे डैश पार्टी जो है वो बीजेपी है। तो ये देखें ग्रुप जो है वो बीजेपी के मतलब क्या कह रहा है। अच्छा व्यूअर्स, तीसरी खबर आपके इल्म में है कि इस वक्त 9 मई को लेके 26 नवंबर को लेके अदालतें जो हैं वो किसी भी किस्म का रिलीफ देने के मूड में नहीं है, वो सजाएं दे रही हैं। और जो पीटीआई की लीडरशिप है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक लंडे का माल है जो दिखने में मुनासिब लगता है लेकिन इस्तेमाल में इंतहाई 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 बदबूदार। मेरी बात का किसी को बुरा लगे तो लगता जाए, ये मेरी राय है, मैंने कोई गैर मुहज़्ज़ब ज़ुबान का इस्तेमाल नहीं किया। इसमें मैं खान को एक्सक्लूड कर रहा हूँ जो एक्टिव लीडरशिप है। अब एक कैदी क्या कह रहे हैं वो सुने। तस्वीर और वीडियो बनाने के लिए शंदाना गुलजार सामने आ जाती है फ्रंट पे, के साथ हमेशा जुल्म क्यों होता है। ये कैदी कह रहा है यार जो शंदाना गुलजार है या जो दीगर सो कॉल्ड हमारे चैंपियन बने हुए लॉयर्स बने हुए हैं, वकील बने हुए हैं, हम सारा दिन जब पेशी पर आते हैं ना, हम गाड़ियों में बंद रहते हैं, ना हमारे लिए खाने को कुछ लाया जाता है, ना पीने को, ना वकील ये भेजते हैं, ना वकला की टीम ये भेजते हैं। हम जलील हो गए हैं, हम ख्वार हो गए हैं। अब आपको क्या लगता है जब ये कैदियों के साथ ये खुद सलूक कर रहे हैं, ये पूरी जो पीटीआई की लीडरशिप है, तो 5 अगस्त को लोग निकलेंगे बाहर। खान साहब को बताएं जाकर कि आपकी पीटीआई ने खत्म कर दी है आपकी पार्टी। इस वक्त जो वर्कर जो खान के लिए जेल में, उसके लिए पीटीआई नहीं निकल रही। और उस बंदे का अगर आप ये क्लिप पूरा सुने, वो जो जेल में है भाई, जो भी अल्लाह ताला सबके लिए आसानी फरमाए, वो कहता है जब हमारी रिहाई होती है तो शंदाना गुलजार और इसके हवारी आकर हमारे साथ तस्वीर खिंचाते हैं। रिहाई अल्टीमेटली हो जाती है, अल्लाह की तरफ से हो जाती है, ठीक है। और फिर सोशल मीडिया पे चला देते हैं कि जी हमने इनको रिहा करवाया। ये है इन लोगों की मुनाफकत। और अगली खबर जिसे रज़ा रूमी ने रीट्वीट की है, और हुसैन हक्कानी नो डाउट के कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी हैं, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी सही किया। उन्होंने यूसुफ नज़र को कोट किया। यूसुफ नज़र एक इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं दुनिया में जो चीनी की कीमतें हैं उसमें 20% कमी आई है। ये भी मैं आपके सामने ट्वीट रख रहा हूँ। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान में 2025 में चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है, डिस्पाइट द फैक्ट कि जिस तरह डॉलर पहले आउट ऑफ कंट्रोल था, आज डॉलर भी स्टेबल है एज कंपेयर टू रुपी। यानी इस तरह उसकी कीमत में 5, 7, 10, 3 रुपये नहीं बढ़ रहे, इजाफा हो रहा। तो क्या वजह है कि चीनी की कीमत में इस तरह इजाफा क्यों हुआ है, ये कौन बेनिफिशरी हैं? तो इसका जवाब हुसैन हक्कानी साहब भी बेहतर दे सकते हैं, इसका जवाब यूसुफ नज़र साहब भी बेहतर दे सकते हैं, और रज़ा रूमी साहब भी बेहतर दे सकते हैं। आपके इल्म में है कि जिन्होंने चीनी की कीमतें तय करनी हैं, जिन्होंने मेरे और आपके मुकद्दर का रिस्क, उसकी कीमतें तय करनी है। रिस्क अल्लाह देता है लेकिन कीमतें यही तय करते हैं। ये एक वो हकीकत है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। वो खुद चीनी मालकान हैं, शुगर मिल्स के मालकान हैं, तो इसका जवाब उनसे बेहतर हमें कौन दे सकता है। और व्यूअर्स, अगली खबर हुजरा शाह हकीम की है। एक दिल दहला देने वाली खबर है। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े किसी वालदैन को उसके बच्चों का गम ना दिखाए। समीर नामी लड़का जिसने मैट्रिक में 1123 नंबर लिए, बेहतरीन मार्क्स, एक गांव में रहकर, ठीक है, अपने स्कूल में टॉप किया, वो रोड एक्सीडेंट में चंद दिन पहले जाँ बहक हो गया। आज उसके वालदैन ने जब ये उसका रिज़ल्ट देखा, वो धारे मार मार के रोए। और एक निजी न्यूज़ चैनल ने खबर चलाई, 1123 मार्क्स आउट ऑफ 1200, बेहतरीन मार्क्स हैं। तो अल्लाह ताला किसी को औलाद का दुख ना दिखाए। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई जब मैंने ख़बर पढ़ी कि देखो बच्चे ने कितनी मेहनत की, उसकी एक बेस बनी होगी, कच्ची पक्की, हम कहते थे ना कच्ची से पक्की से, अब एक में, दूसरी में, तीसरी में। लेकिन जब वो कहते ना वक्त नज़ा आ जाए या मौत का वक्त आ जाए, तो फिर अल्लाह कुरान में कहता है ना एक पल आगे ना एक पल पीछे। लेकिन अल्लाह अपने हबीब के सदक़े वालदैन को औलाद का गम ना दिखाए, ये बहुत बड़ा गम है, ठीक है। और उससे अगली खबर व्यूअर्स ये है कि वो जो कर्नल साहब हैं और उनकी जो बेटी है, उनकी लाश, उनकी डेड बॉडी जो है वो मिल गई है। यकीनन अल्लाह ताला उनके घर वालों के लिए आसानियाँ फरमाए जो अपनी गाड़ी में मौजूद थे
और पानी की वजह से गाड़ी बंद हो गई और पानी का प्रेशर आया, वो एक नाले में गिर गए और फिर दरियाए सवा में उनकी 3 दिनों बाद डेड बॉडी मिली। पहले उनकी मिली, फिर उनकी बेटी की मिली। ये किसी फैमिली के लिए इंतहाई तकलीफ़ दे लम्हात होते हैं। पहले घर के 2 फर्द के सोच भी नहीं सकते कि घर से किसी काम के सिलसिले में गए हों कि एकदम खबर है कि वो नाले में बह गए, फिर उनकी डेड बॉडी ना मिलना, फिर 3 दिन तकलीफ़, अजियत, शोहर और बेटी का गम, बाप और बहन का गम, ये नाकाबिले बर्दाश्त। अल्लाह किसी दुश्मन को ये गम ना दिखाए। तो इस पर भी हम उनके लिए या उनकी फ़ैमिली के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सब्र जमील अता करे। ये बहुत बड़ा लॉस होता है। तो मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब हम सोसाइटीज़ बनाएं, जब हम प्लानिंग करें, टाउन प्लानिंग करें, तो उसमें हम सेफ्टी मेजर ज़रूर लें। बिलखुसूस जो पहाड़ी इलाके या उनके इर्द गिर्द जो पेरिफ्रीज हैं, वहाँ पर हमें टाउन प्लानिंग करते हुए या सोसाइटी की प्लानिंग करते हुए इंतहाई मुहतात और टेक्निकल और कॉम्पिटेंस और इंटेलिजेंस और अपनी मुकम्मल तौर पे स्किल यूज़ करनी चाहिए, मुकम्मल तौर पे प्रोफेशनलिज्म शो करना चाहिए, इंसानियत भी हमें सामने रखनी चाहिए। और वीएस फवाद चौधरी जो पीटीआई के दौर में साबका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, आईटी की भी मिनिस्ट्री उन्होंने लीड किया, आज उन्होंने एक बड़ी अजीबोगरीब बात की। उन्होंने कहा जो पीटीआई की इस वक्त मुतहरिक लीडरशिप है ना इनसे सियासत हो रही है, ना इनसे वकालत हो रही है। मैं समझता हूँ फवाद चौधरी साहब इतने भोले भाले कैसे हैं? वैसे हैं तो भोले भाले, उनका चेहरा देखे तो भोला ही लगता है कि भोले से सियासतदान खड़े हैं। फवाद चौधरी साहब पीटीआई की जो इस वक्त एक्टिव लीडरशिप है, उन्हें सियासत भी आती है और उन्हें वकालत भी आती है, लेकिन वो सियासत भी उस तरीके से कर रहे हैं और वकालत भी उस तरीके से कर रहे हैं जिस तरह वो करना चाह रहे हैं। आप अगर ये समझते हैं कि वो ऐसी सियासत करें जिससे अवाम को फ़ायदा हो, जिससे पीटीआई मजबूत हो, तो मेरा ख्याल है आपको फिर सियासत की एबीसी मालूम नहीं है। या आप ये समझते हैं कि वो ऐसी सियासत करें कि जिससे वो अपने लीडर को बाहर लाएं। जब लीडर बाहर आ जाएगा, घर का सरबराह आ जाएगा, तो घरों में जो नालायक औलाद अय्याशी करती है उस पर कदगन लग जाती है। ये बड़ी सिंपल सी बात है, सिंपल सा फार्मूला है। अली मीन गंडापुर खान बार आता है, अली मीन गंडापुर क्या ऐसे काम कर सकेगा? शाहजाना गुलजार, जरताज गुल या जितनी भी इनकी लीडरशिप है, ये जो इनकी मौज मस्तियाँ लगी हुई हैं, एमपीएस एमएनएस बने हुए हैं, केक कटिंग सेरेमनी में जाते हैं और बस जब टीवी के आगे या कोई एक आधा ट्विटर दिन में 24 घंटों में कहते हैं जी ऐसे आँख मार के एक दूसरे को कि वारदात डाल देते हैं, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से। ये क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये नालायक भी हैं, डरपोक भी हैं, लंडे का माल भी हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग भी हैं, मुनाफिक भी हैं, इनमें सारी क्वालिटीज़ हैं। ये अवाम को रिलीफ देने वाले लोग नहीं हैं, ये मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। पता आपको भी है, लेकिन आपने भी होता है कि कल को मुँह मत्थे पंजाबी च कहते ने ना मुँह मत्थे लगना होता है कि कहीं भी मुलाकात हो सकती है, इनको बिल्कुल ना एक्सपोज करूँ। तो मेरी तो इनसे कोई मुलाकात नहीं, मैं तो एक्सपोज कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।